इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नेक्स्ट मेथड है जिसको कहा जाता है कि आपके पास बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर है। ठीक है, ये लिटिल बिट आपके पास प्रीवियस मेथड से डिफरेंट होगा। और किस तरह से डिफरेंट है कि देखिए, इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं कि आपने कहा है कि बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर। ठीक है, अब बेस पॉइंट क्या है और पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या है। तो आपका इस मेथड में आपने क्या करना है कि इकोनॉमिक लोड डिस्पैच की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गिवन स्केड्यूल, एक स्केड्यूल आपने एज्यूम कर लेना। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि एक स्केड्यूल को एज्यूम कर लोगे और वो स्केड्यूल आपका क्या कहलाएगा, वो बेस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यानी आपने P1, P2, P3 लेमडा, लेट से आप वही एग्जांपल उठा रहे हो, तो आपने उसका एक कोई वैल्यू सेट कर ली, खुद से सेट कर ली। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं कि वो मेरे पास क्या है, बेस पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, तो देन देखिए, अब वो कहता है कि दिस मेथड एज्यूम द इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व रिपीटेडली बाय मूविंग द जनरेटर फ्रॉम वन इकोनॉमिकल ऑप्टिमम पॉइंट schedule to another as the load varies या load change by reasonable small amount। ठीक है, यानी आपके पास जैसे ही लोड चेंज होता है तो आपका अब जाहिर है पहले आपने एक कैलकुलेट किया ऑप्टिमल स्केड्यूल। ठीक है, तीनों जनरेटर्स का, लेट से मैं बार वही 3 जनरेटर वाली एग्जांपल को लेती हूँ। तो वहाँ पे जब लोड, एक लोड के साथ आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब लोड तो अगर आप देखें तो एक्चुअल पावर सिस्टम है तो आपका लोड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही लोड नेक्स्ट आइट्रेशन में या नेक्स्ट इंस्टेंट पे आपका लोड चेंज हो गया, तो अब उस लोड वो कम हुआ या ज़्यादा हुआ, अब उस लोड के अकॉर्डिंग आपको एक और स्केड्यूल सेट करना है। ठीक है, अगेन एक और ऑप्टिमल स्केड्यूल आपने उठाना है जो आपके कॉन्स्टेंट्स को मीट करे, जो आपको मिनिमम फ्यूल कॉस्ट दे। ठीक है, इसी तरह से फिर थर्ड इंस्टेंट पे आपका एक और लोड की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो अब उस लोड के लिए अपने आप को इसने एल्गोरिथम ने ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जैसे जैसे लोड चेंज होगा तो मेरे पास हर लोड चेंज के लिए या हर लोड के लिए एक ऑप्टिमम स्केड्यूल आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप कहते हैं कि मैं स्टार्टिंग में एक गिवन स्केड्यूल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसको आप बेस पॉइंट का नाम देते हैं। वो गिवन स्केड्यूल क्या होगा, लेट से वही मैं आपको कह रही हूँ P1, P2, P3 एंड लेमडा की कोई वैल्यूज आपने सेट कर ली। आपने कहा कि ये एक एज्यूम्ड ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। ठीक है, आपने एज्यूम कर लिया। फिर आप क्या करोगे कि जो आपका स्केड्यूल है वो एज्यूम करेगा अ लोड चेंज, कि लोड चेंज हुआ है, एंड इन्वेस्टिगेट हाउ मच जनरेटिंग यूनिट नीड टू बी मूव्ड। कि अब आपका लोड चेंज हुआ है, अब तीनों जो फॉर एग्जांपल आपके जनरेटिंग यूनिट से उन्होंने अब कितनी पावर देनी है। ठीक है, तो ये टर्म क्या होगी, पार्टिसिपेट, कि आपके जो जनरेटर्स हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोड चेंज होने के साथ साथ। देखिए, यहाँ पे लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंस क्या है, या आपका ये बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर फॉर इकोनॉमिक लोड डिस्पैच किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। कि प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स थी, प्रीवियस जितने भी मेथड थे, उनमें आपने एज्यूम किया हुआ था कि लोड जो है वो कांस्टेंट है, भाई लोड एक ही किसी टाइम इंस्टेंट पे आपने उसको कैलकुलेट किया था। अब आप आ जाते हैं कि भाई हर टाइम इंस्टेंट पे तो लोड चेंज होता है। जब हर टाइम इंस्टेंट पे चेंज होगा तो हर टाइम इंस्टेंट पे मुझे एक ऑप्टिमल न्यू स्केड्यूल मिलना चाहिए। सही, तो आपके पास ये जो बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर है, जो इसके दो पॉइंट्स में ये डिवाइड हुआ है। बेस पॉइंट का मतलब कि आपने इनिशियली एक लोड को देखते हुए, जो आपका गिवन लोड था उसको देखते हुए, कि लेट्स से आप कहते हैं T1 इंस्टेंट पे लोड है 500 मेगावाट, तो इसको देखते हुए आपने अपनी तीनों यूनिट्स, जो 3 यूनिट वाला एग्जांपल हम बार बार सॉल्व कर रहे हैं उसी को ले रही हूँ, वो 3 यूनिट आपने कहा कि मैं उसका एक स्केड्यूल, ऑप्टिमम स्केड्यूल मेरे पास है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया या एज्यूम कर लिया आपने। ठीक है, तो वो आपका बन गया बेस पॉइंट। देन लोड T2 इंस्टेंट पे चेंज हो गया। ठीक है, 500 से वो चला गया 550 मेगावाट पे। तो अब आपकी जो 3 जनरेटर्स है उन्होंने किस तरह से मूव अप या डाउन होना है, पावर कम या ज़्यादा करनी है, कि आपको वो 550 मेगावाट को उन्हें मीट करना है। ठीक है, तो अब ये जनरेटर की जो मूवमेंट है ये बेसिकली आपका पार्टिसिपेशन है, इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन फैक्टर। ठीक है,
ताकि आपकी हर टाइम इंस्टेंट पे ऑप्टिमल कॉस्ट कैलकुलेट हो सके। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एज्यूम दैट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव इन द कास्ट वर्सेस पावर आउटपुट फंक्शन आर अवेलेबल। मतलब आप एक चीज़ एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जो कास्ट फंक्शन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पावर फंक्शन आपके पास बनता था क्वाड्रेटिक, वो आपको गिवन है या अवेलेबल है। और एक दूसरी बात कि एज द यूनिट लोड इज चेंज बाय द अमाउंट डेल्टा पी, ठीक है, किसी भी यूनिट का लोड चेंज हुआ है डेल्टा पी से, तो सिस्टम इंक्रीमेंटल कॉस्ट मूव्स फ्रॉम लेमडा टू डेल्टा लेमडा, ठीक है। तो आपके पास अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी। लेट से आपने कहा कि मेरे पास जो एक जनरेटर था, जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दी 500 मेगावाट से लोड आपका 550 मेगावाट हो गया, तो लेट से P1 आपका जो जनरेटर है उसने जो वो पावर P1 दे रहा था, अब उसने कोई और पावर देनी है, ठीक है। तो वो आपने पहले उसके लिए डेल्टा P1 कैलकुलेट करना है, और उसके लिए जो आप लेमडा कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, लेमडा नॉट जो प्रीवियस आइट्रेशन में था यानी 50 मेगावाट लोड पे था, और प्लस जो आपका चेंज इन लेमडा आया है, दोनों को आप सम अप कर लोगे, ठीक है। अब यही जो आपने कहा यही चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये एक लोड जो है एक इंस्टेंट से दूसरे इंस्टेंट पे जब लोड चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जनरेटर्स अपने आप को मूव करवाएंगे, ठीक है, जनरेटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब ये अगर ग्राफिकली आप देखें तो किसी एक जनरेटर ith यूनिट का आप ले लेते हो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो P ऑफ I आपका एक्स एक्सिस पे आप ग्राफ को देखें तो आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, P ऑफ I मेगावाट जो आपकी आउटपुट पावर होगी। इनपुट पे आपके पास वही आ रही है, फ्यूल कॉस्ट आ रही है रुपीज़ पर मेगावाट आवर में, और आप यहाँ पे इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू DP ऑफ I के साथ। अब ये आपकी वो कर्व है, ठीक है, जिसपे वो दो पॉइंट्स के लिए आपको डिस्कस कर रहा है। वो कहता है कि पहला कोई ऑपरेटिंग पॉइंट इस जनरेटर का ith यूनिट का, ये जो बिलो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, नीचे वाला एक्स और वाई की तरफ, एक्स और वाई एक्सिस पे जो उसने पॉइंट्स को फर्दर बढ़ा के बताया हुआ है, जहाँ पे लेमडा 0 था और पावर PI ऑफ 0 थी, यानी इनिशियली आपको ये पॉइंट मिल रहा है कर्व के ऊपर, ठीक है, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि PI 0 एंड लेमडा 0 को एक्स और वाई एक्सिस से एक्सटेंड करें तो कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट ये था। देन फिर आपका लोड चेंज हुआ तो इसी ith यूनिट ने अपना पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट मूव कर लिया और वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, PI1 आइट्रेशन एंड देन लेमडा 1 आइट्रेशन, और दोनों के दरमियान जो गैप है, यानी आपका लेमडा के केस में जो गैप है वो बेसिकली क्या है, चेंज इन लेमडा है, जो लेमडा में चेंज आया है। और जो आपका एक्स एक्सिस पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो मुझे चेंज मिला है एक ऑपरेटिंग पॉइंट से दूसरे ऑपरेटिंग पॉइंट तक, ठीक है, कर्व के अकॉर्डिंग आप देख लें तो वो आपकी क्या है, वो पावर में चेंज है। पहले पावर थी PI 0 आइट्रेशन पे, फिर यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पॉइंट पे क्या होगी, PI 1 आइट्रेशन पे, ठीक है। और जो PI1 माइनस PI0 होगा दैट इज योर डेल्टा P1। इसी तरह से लेमडा को अगर आप देखें तो लेमडा आपका जो वाई एक्सिस पे है, जो आपका फर्स्ट कर्व के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट आपका है, वो आपका क्या था, लेमडा 0। फिर जैसे ही पावर इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग पॉइंट आपका चेंज हुआ, तो आपका लेमडा 1 ऊपर चला गया, ठीक है। और लेमडा 1 माइनस लेमडा 0 जो है दैट इज बेसिकली डेल्टा लेमडा, के दोनों में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो अब इसी को अगर मैथमेटिकली देखें तो आप कहते हैं कि मेरे पास डेल्टा लेमडा ऑफ I, इसी ith यूनिट का डेल्टा लेमडा मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ फ्यूल कॉस्ट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ith यूनिट, ठीक है, इनटू डेल्टा P ऑफ I, सही। और फिर आपके पास यानी वो कहता है दिस इज ट्रू फॉर ईच ऑफ द एंड यूनिट ऑफ द सिस्टम सो दैट डेल्टा P1 P2 P3 आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे कि डेल्टा लेमडा डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यूनिट की कॉस्ट, देन डेल्टा लेमडा बाय सेकेंड यूनिट का कॉस्ट, सेकेंड डबल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यूनिट की कॉस्ट, एंड देन nth यूनिट के लिए अगर आप देखें तो डेल्टा लेमडा बाय f ऑफ n डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और अगेन
ये जो नॉमिनेटर में डेल्टा लेमडा है, ये सिंपली आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आई इंटू आई ऑफ ज़ीरो आइट्रेशन पे जो कॉस्ट थी उसका डबल डेरिवेटिव आपने लेना है इंटू डेल्टा पी ऑफ आई के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। देन टोटल चेंज इन जनरेशन आपके पास किसके इक्वल होगी, आप कहते हैं जितना चेंज इन लोड आया है, ठीक है, जनरेशन उतनी चेंज होगी जितना आपका डिमांड चेंज हुई है। जैसे लोड अगर बढ़ा या कम हुआ तो जनरेशन भी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। लेकिन अब आप जनरेशन क्या होगी, अगेन वो सम ऑफ ऑल आपके जितने भी यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी आपने यूनिट का सिस्टम लिया है उनकी जनरेशन का, उनकी पावर का आप सम करोगे तो दैट इज़ योर जनरेशन। अब यहाँ पे आप देखें तो अगेन अब वो आपसे पार्टिसिपेशन फैक्टर की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो वो कहते हैं कि टोटल जनरेशन आपकी कितनी होगी कि जो सिस्टम में टोटल लोड चेंज हुआ है, तो टोटल डिमांड पी ऑफ डी विल बी अगेन लोड प्लस लॉसेस, ठीक है। और पी ऑफ डी, डेल्टा पी ऑफ डी आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि डेल्टा पी वन में कितना चेंज आया है, पी टू में कितना चेंज आया, एंड डेल्टा पी ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ जनरेटर्स आपने लगाया हुआ है, ठीक है। और डेल्टा आप किस तरह से, या इसको आप नॉर्मली किस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा लेमडा इंटू समीशन 1 to n 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ आई डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और डेल्टा लेमडा ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपने लिख चुके हो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन फैक्टर ऑफ ईच यूनिट विल बी, आपके हर यूनिट का पार्टिसिपेशन फैक्टर क्या होगा कि जनरेटर 1 ने क्या कैसे पार्टिसिपेट करना है और जनरेटर 2 ने, जनरेटर 3 एंड सो ऑन। तो आपके पास होगा डेल्टा पी ऑफ आई डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डी, ठीक है। डेल्टा पी डी ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा पी ऑफ आई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आप मेंशन कर चुके हैं कि वो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दोनों को आप उनका रेशियो ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी ऑफ आई आपके पास था 1 डिवाइडेड बाय सिंपली डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ आई, फ्यूल कॉस्ट का आप डबल डेरिवेटिव ले लें, जो फ्यूल का फंक्शन आपका बनता था उसका डबल डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल करें, जितने भी आपके यूनिट्स हैं उनके जो डबल डेरिवेटिव आया है फ्यूल का उसका सम कर लें तो आपके पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा। तो ये आपको दे देगा कि हर जनरेटर किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप न्यू आइट्रेशन में कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे कि पी ऑफ आई की जो न्यू वैल्यू है वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप 500 मेगावाट से 550 मेगावाट पे चले गए डिमांड में, तो आपकी जनरेशन उसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट होगी कि पी आई कोई भी जनरेटर आपने आई एस जनरेटर उठा लिया तो न्यू कैसे कैलकुलेट होगा, पी आई ऑफ बेस, ठीक है, जो आपने बेस स्टार्टिंग में जो पी आई की वैल्यू सेलेक्ट की थी, प्लस डेल्टा पी ऑफ आई। डेल्टा पी ऑफ आई आपने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ आई डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डी। डेल्टा पी डी आपने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये ऊपर आपके पास इक्वेशन गिवन है जिसमें समेशन वाला फार्मूला यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी डी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन। अब देखिए आपकी बुक में एक ये एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया इसको क्योंकि ऑलरेडी ये सारा प्रीवियस स्टेप्स तक आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे वही कंसिडर करते हैं जो कि इस मेथड में आपने न्यू पढ़ा है। तो आप देखें कि आपके पास वो कह रहे हैं कि वही 3A एग्जांपल है जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व की थी, 3 यूनिट वाला सिस्टम था। लोड यहाँ पे सिर्फ लोड डिफरेंट है, 900 मेगावाट लोड उसने कर दिया है, ठीक है। और वो कह रहा है कि उसी मेथड को आप सॉल्व करें, सॉरी उसी एग्जांपल को आप सॉल्व करें यूजिंग ये जो आपके पास मेथड अभी आपने पढ़ा है बेस पॉइंट एंड पार्टिसिपेशन फैक्टर वाला मेथड, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि अगर आप देखिए तो लैग्रेंज तक जो आपने बनाया था तो वो आपके पास वही रहेगा, ठीक है। और लैग्रेंज आपके पास क्या था, ये स्लाइड के साइड मैंने डाला हुआ भी है, इसी स्लाइड की साइड पे, ठीक है, जो कि आपके पास बनता था समीशन ऑफ आई वन टू एन एफ ऑफ आई पी ऑफ आई प्लस लेमडा पी, वही कॉन्स्टेंट लोड माइनस जनरेशन, ठीक है। अब जो आप टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करें डेल पी वन बाई डेल पी डी, ठीक है, ये अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपने इनके फार्मूले देख लिए हैं। तो वहाँ पे जो एफ डबल डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ फ्यूल कॉस्ट है तो वो बेसिकली आपका लैग्रेंज का ही आप डबल डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पी वन लेना है, पी टू लेना है, पी थ्री लेना है, वो आपका सारा गिवन है।
प्रीवियस स्लाइड्स पे, ठीक है। तो आपके पास जैसे वो कैलकुलेट करता है डेल P1 बाई डेल P ऑफ डी। तो P ऑफ डी में तो आपने समेशन कर लिया था 1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्यूल कॉस्ट के जितने भी सेकंड डेरिवेटिव आए थे, ठीक है। और जो आपके पास डेल P1 है वो आपके पास फ्यूल कॉस्ट का जो डबल डेरिवेटिव है वो आ जाता है P1 यूनिट 1 का, ठीक है। दोनों का रेशियो लें तो आपके पास 0.47 आ जाएगा। सिमिलरली आप डेल P2 डिवाइडेड बाई PD डेल PD को कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह फिर आप डेल P3 डिवाइडेड बाई डेल PD को कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली आपके पास डेल PD भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप कहते हैं कि 900 माइनस 850 जो आपका प्रीवियस लोड था उसमें से अब आपने इंक्रीज़ किया ना लोड को। आपने कहा प्रीवियसली 850 मेगावाट था जो 3 एग्जांपल में आपने यूज़ किया हुआ था, इसमें आपने कहा जो लोड इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ 900 मेगावाट, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस आपके पास 50 मेगावाट का था। अब न्यू वैल्यूज़ ऑफ जो आपके पास आएंगी जनरेशन्स की, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो अभी रिलेशनशिप हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया था, ठीक है। पी न्यू आपके पास पी बेस यानी जो आपने इनिशियली सिलेक्ट किया था, और इनटू जो अब अभी आप पी ऑफ आई डेल पी ऑफ आई डिवाइडेड बाई पी डी इंटू डेल पी डी, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आप कैलकुलेट कर लें तो आपको P1 P2 P3 की न्यू वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कैलकुलेट की हुई हैं। यहाँ पे आप देखिए आपने P1 P2 P3 की न्यू वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हैं, ठीक है, इसी रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वो आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं 416.7 353.6 129.7, ठीक है। और जो आपके पास F1 F2 F3 की न्यू कॉस्ट्स आई हैं वो आपके पास आपकी जो क्वाड्रेटिक कॉस्ट वाला फार्मूला है उसमें सिंपल ये P1 P2 P3 की वैल्यूज़ डाल दें, यानी आपके पास 3 कॉस्ट की इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। उन तीनों में आप पहली इक्वेशन में P1 डालें, दूसरी इक्वेशन में P2 डालें, तीसरी इक्वेशन में P3 डालें, तो आपके पास 3 कॉस्ट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसको सम अप कर लें तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास इंडिविजुअल कॉस्ट पे आ गई हर जनरेटर की, ये उसमें कितना चेंज आएगा वो आप एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3A और इस एग्जांपल के साथ मैच भी करवा सकते हैं। और देन आपके पास टोटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आ जाएगा जब आप 850 मेगावाट से 900 मेगावाट पे जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और हर जनरेटर अब आपका क्या जनरेशन दे रहा है। तो ये आपके पास था आपका बेसिक जो मेथड था जो आपने यूज़ किया, ये आपके पास है बेस पॉइंट और पार्टिसिपेशन मेथड कि इसमें जैसे ही लोड वेरी करेगा, आपने इनिशियली तो आपने एक बेस पॉइंट का मतलब कि इनिशियली आपने एक स्केड्यूल एज्यूम कर लिया सारे जनरेटर्स के लिए कि भाई ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे लोड को सेटिस्फाई करने के लिए। देन फिर जब लोड चेंज हुआ तो हर जनरेटर अपना रोल पार्टिसिपेट करेगा, हर जनरेटर ने अपना रोल परफॉर्म करना है, इसको पार्टिसिपेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेशन आपने कैलकुलेट कर ली, उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि वो जो पावर दे रहे हैं पावर में चेंज आया है, ठीक है। लोड चेंज होने से हर जनरेटर की पावर में चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी हर जनरेटर की कॉस्ट कितनी डिफरेंस आई है, और कॉस्ट के बाद आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली।